नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते ही हैं। बट इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसके बारे में हम पूरा गहनता से चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 11th में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब सभ्यता रह चुकी है भारत में रह चुकी है, और विश्व में ये सारी सभ्यता रह चुकी है। जैसे मिस्र की सभ्यता इजिप्ट में रह चुकी थी, तो ऐसी मेसोपोटामिया की इराक में रह चुकी थी। ऐसी भारत में भी, यानी आज के टाइम तो भारत है, बट पहले तो जब बंटवारा नहीं हुआ था देश का, तो पहले पूरा हिंदुस्तान ही था। तो हिंदुस्तान में क्या ऐसी सभ्यता हुई, तो एक सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे आई, इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। देखो, इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर देखो, आपको पता है कि जैसे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्रोत मिलते ही हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं। रिसोर्सेस कह रहे हो, सोर्स। रिसोर्सेस तो संसाधन नहीं, बट सोर्स मिलते हैं। यानी हमको कैसे पता लगा कि ये हड़प्पा सभ्यता नाम की भी कोई सभ्यता थी उस टाइम, तो इसके बारे में हमें कुछ स्रोत मिलते हैं। जैसे इसमें दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखो, इसको पहले हम वो चैप्टर का नाम पढ़ लेते। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, इस चैप्टर का नाम, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी जिसको हम बोलते हैं। और हम हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास की हुई सभ्यता है, तो इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो अब हम इसके सोर्स पढ़ रहे थे। देखो, सोर्स में इसके ये मिलते हैं, स्रोत में आवास मिलते हैं कुछ जगह, मृदभांड मिलते हैं। यानी मृदभांड आपको बता रहा हूँ कि मृदभांड वो होते हैं जो मिट्टी से बने बर्तन मृदभांड कहलाते हैं। आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मुहर मिले हैं। यानी देखो, अब हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि हमको क्या क्या चीज़ें मिली, और आगे हम और चर्चा करेंगे कि हमको कैसी कैसी चीज़ें मिली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, वहाँ के कुछ घर मिले हैं, मृदभांड मिले यानी मिट्टी से बने बर्तन, आभूषण, औजार, मुहर। तो ये सब चीज़ें ना, हमको ये सब चीज़ें अगर मिली है ना, तो कुछ बताते कि इस टाइम भी ये सभ्यता थी, तो इसलिए ना यहाँ के सोर्स ये बताते हमको। और अगर हम इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, तो टाइम पीरियड इसका कुछ ऐसा है कि ये 2600 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी और ये 1900 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गई थी। आपको मैं टाइमलाइन बता दूंगा, यानी जो ईसा पूर्व उसको बोलते हैं। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि टाइमलाइन आपको मैं बताता हूँ कि होती क्या है। देखो, मान लो ये हम मैथ में पढ़ते हैं इंटीजर्स। देखो, ये मान लीजिए 0, और यहाँ होते हैं माइनस के, और यहाँ होते हैं प्लस के, है ना, ऐसे कुछ होते हैं मैथ्स में। तो ऐसे ना कुछ हम हिस्ट्री में भी समझ सकते हैं। देखो, जो ये 0 होता है ना, ये 0 को पता है क्या मानते हैं, ईसा मसीह का जन्म, यानी ईसा का जन्म। और अगर जो इससे पहले के जो सारा समय बीत चुका है, इसको बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो इधर के होंगे राइट वाले साइड, उसको बोलेंगे ईसा के जन्म के बाद क्या क्या घटनाएं हो, तो इसको बोलेंगे ईसवी, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पहले के बोलेंगे, और ईसवी यानी बाद के। तो अब हम इसके बारे में, मैं आपको इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप इतना भी समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे हैं। देखो, अब हम इतना तो पढ़ लें, तो इसका ना आप बस टाइमलाइन याद रखिए। 2600 ईसा पूर्व से ये शुरू हुई है और 1900 ईसा पूर्व तक ये समाप्त हुई है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये 2600 ईसा पूर्व कि इतना समय पहले हो गया, और 1900 ईसा पूर्व, यानी ये ना समय घटते घटते जा रहा है। और ये आके ये 1900 ना एक टाइम आके 0 पे अटक जाएगा, फिर 0 से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो अब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका टाइमलाइन आपको याद रख लेना है और क्या क्या स्रोत मिला, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और सिंधु घाटी भी सभ्यता बोलते हैं। तो आपको मैं मैप में भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। ये ज़्यादातर ये जो आपके जो ये एरिया है, जो देखो देखो ये देखो, ये जो ये एरिया है, एक सेकेंड, देखो ये जो ये एरिया है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो एरिया है ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये सारा ना, पहले आपको पता है ये अब पाकिस्तान का एरिया है, बट ये पहले तो अखंड भारत था। तो ये ना ज़्यादातर ये हड़प्पा सभ्यता हुई थी ना, तो ये पाकिस्तान और कुछ हिंदुस्तान के क्षेत्रों में हुई थी ये सभ्यता। जैसे आपको मैं कुछ कुछ जगहों के नाम भी बता दूंगा आगे। ये जो एरिया है, ये मान लीजिए पूरा हड़प्पा सभ्यता यहीं हुई थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे इस सभ्यता में हुआ, क्या क्या चीज़ आगे मिली, क्या नहीं मिला, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की, क्यों इतनी ये जानी जाती है। क्योंकि आपको पता है सबसे पुरानी सभ्यता तो हम मेसोपोटामिया सभ्यता है, बट इसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं ना कि ये बिल्कुल मेसोपोटामिया की ना टक्कर की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ये सभ्यता हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाती भी है आज के टाइम की। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हम ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हम किसी जगह के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं ना, सबसे पहले वहाँ की खेती के बारे में पढ़ेंगे कि खेती वहाँ की कैसी थी, क्या चीज़ है वहाँ की, और क्या क्या चीज़ वहाँ लोग रहते और वहाँ की संस्कृतियाँ। अगर हम इन सब चीज़ के बारे में गहनता से चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ वहाँ ऐसी चीज़ थी कि वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे बढ़ती थी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाह के तरीके, यानी कृषि के, उनको निर्वाह यानी हम बोल सकते हैं कि वो रहते कैसे थे, अपना वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो अब हम निर्वाह के तरीके पढ़ेंगे। देखो, इसमें निर्वाह के तरीके में ना सबसे पहले ये है, देखो गेहूँ, जौ, चावल, सफ़ेद चना, बाजरा आदि, पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थ, जानवरों का मांस और मछलियों का सेवन, कृषि उत्पादनों की निर्भरता। यानी हम ना, ये मैं आपको पॉइंट्स में लिखाया हूँ, बट आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, हर चीज़ के लिए ना लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो किसी न चीज़ का तो उनको सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब गेहूँ के तरीके करते, गेहूँ उगाते थे, जौ, चावल, सफ़ेद चना, बाजरा, ये सब ये उगाते थे। और ये ना काफ़ी हद तक ना जानवरों का मांस भी सेवन करते थे, मछली भी सेवन करते थे, और ये पेड़ पौधों से बने पदार्थ भी उनका भी सेवन करते थे। देखो, मैं आपको ना इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो इन सब चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं ना, जो जैसे अब वो होता है कि जो डॉक्टर, जो मेडिकल की पढ़ाई करता है, यानी वो डॉक्टर कहलाता है। तो ऐसी ना इन सभी खोजों का अध्ययन जो करते हैं ना, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, पूरा वनस्पतिक, ये जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो इनको ना जो ये अध्ययन करते हैं ना, तो उस टाइम ना ये सब क्या कहलाते थे, ऐसे व्यक्ति एक सेकंड, हाँ मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। देखो, जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे ना, वो क्या बोलते थे, पूरा वनस्पतिज्ञ। थोड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बट इनको ये बोलते थे जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे। देखो, अब ना आपको मैं ये बता दे रहा हूँ इसके बारे में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि निर्वाह कैसे करते थे। अब कृषि प्रौद्योगिकी, यानी वो जो, देखो अब हर कोई ये होता है कि मैंने आपको जैसे बताया, ये सभ्यता ना हमको बहुत कुछ चीज़ सिखाती भी है। अब देखो, हम ना कोई भी चीज़ हम कैसे भी खेती करते तो हमको टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए होती है आज के टाइम। लेकिन हम ये सोचते कि आज ही वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन बट ये ना पहले भी कुछ ऐसी तकनीकें थी जो पहले भी यूज़ करी जा चुकी है। जैसे मैं आपको अब अगला पढ़ा रहा हूँ, कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि तकनीकें।
अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में ये था कि ना, वहाँ की जो जितने भी साइट्स थी ना, तो वहाँ अनाज के जितने भी दाने मिले हैं ना, तो हमको ये बताते कि वहाँ कृषि होती थी। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, यानी वहाँ खेत जब जोतते थे तो वहाँ बहुत सारे बैलों का प्रयोग करते थे, जो कि आज भी करते हैं लोग। बनावली में मिट्टी बनावली में मिट्टी से बने हाल के प्रतिरूप मिले। अब देखो, बनावली जो कि आज का हरियाणा का क्षेत्र होता है, कहलाता है बनावली। अभी मैं आपको 3-4 जगह ऐसी बताऊंगा जो उस टाइम कोई कुछ और बोलते थे और आज के टाइम वही चीज़ है, बट नाम चेंज अलग हो चुका है। जैसे कालीबंगन को राजस्थान बोलते हैं, ऐसे ही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बनावली हरियाणा का क्षेत्र था, जो कि मिट्टी, वहाँ हाल से बने कुछ प्रतिरूप मिले, यानी वहाँ की कुछ कॉपियाँ मिली हैं। और कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले, यानी कालीबंगन यानी राजस्थान क्षेत्र थे, वो उसमें जुते हुए खेत मिले बहुत सारे। एक खेत को 2 भागों, अब वहाँ की देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे आज के टाइम होता है ना कि आज के टाइम पे भी लोग इतना वो दिमाग नहीं लगा पाते कि एक ही खेत पे 2-3 तरह की फसलें उगाई जाती थी। अगर आज करते भी हैं तो, लेकिन ये चीज़ पहले भी हो जा चुकी है। इसमें लिखा हुआ है, ये पॉइंट देखो, एक खेत को 2 भागों में बांटा गया है, जिस पर दोनों अलग अलग फसलें उगाई जा सके। ये देखो, लोग वहाँ के पहले भी कितने दिमागदार थे कि एक ही खेत पर 2 तरह की या 2 से ज़्यादा फसलें उगाया करते थे। अब अफगानिस्तान में एक जगह है शोतुगई जगह नामक एक जगह है, जहाँ नहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और धोलावीरा, ये जगह ना आपसे पूछ ली जाती है मैप में कि शोतुगई कहाँ है, बनावली कहाँ है, और कालीबंगन का है। कालीबंगन को आप राजस्थान दर्शाएंगे, बनावली को हरियाणा दर्शाएंगे, और अफगानिस्तान, शोतुगई को अफगानिस्तान में दर्शाएंगे। ऐसे ऐसे आपको मैं मैप्स भी करवा दूंगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे, धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए होता था। अब धोलावीरा का जो क्षेत्र है ना, यानी धोलावीरा किसे बोले जाते हैं, धोलावीरा गुजरात को बोला जाता है, ठीक है। ये गुजरात के अंडर में आता है, इसीलिए इसको धोलावीरा भी बोलते हैं। और आप ये देखिए कि वहाँ पर ना जलाशय भी मिले हैं, जो कृषि के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, यानी कुछ नहरें बना दी जाती थी ताकि वहाँ से पानी की सुविधाएं होती थी, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपके कमेंट यानी आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। देखो, अब कृषि प्रौद्योगिकी हो गई हमारी, यानी वो कैसे क्या चीज़ जीवन अपना व्यतीत करते, क्या चीज़ वो अपने प्रयोग में लाते थे, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब यहाँ से हमारा अगर देखा जाए ना, मेन चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं कि अब हमारा मेन चैप्टर देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, मोहनजोदड़ो। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता है, ये पूरी एक सभ्यता है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे देखो, अब भारत है, भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। ऐसी ना हड़प्पा सभ्यता थी पूरी, जिसकी एक तरह से मान लीजिए कैपिटल मोहनजोदड़ो को बोला जाता था, क्योंकि ना यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र स्थित थे। लोगों की यहाँ से आवाजाही बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, यानी निर्यात आयात होता था मालों का। तो आप समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था शहर के लिए। देखो, अब ना कुछ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ना, जैसे मोहनजोदड़ो था ना, तो हम ऐसे मान लीजिए कि ना एक क्षेत्र ना बहुत ही ऊपर साइड था। वहाँ के जो मतलब बस्ती थी ना, बस्ती आप समझ लीजिए रहने जहाँ लोग बसे हुए थे। तो बस्ती में ना 2 तरह से बने हुए थे बस्ती। देखो, एक ऊंचा साइड था थोड़ा, और एक नीचे साइड था। यानी मान लीजिए जो ऊपरी साइड था ना, वो दुर्ग कहलाता था, और जो निचला शहर था, यानी आपको मैं एक फ़ोटो के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, मैं आपको बता रहा था कि एक फ़ोटो के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे देखो, ये यहाँ ना मान लीजिए ये जो क्षेत्र है ना, एक सेकंड, देखो, जो ये वाला क्षेत्र था ना, इसको ना दुर्ग माना जाता है, यानी ये जो ना थोड़ा ऊंचाई में बना होता। और जो ये पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है,
जो ये वाला क्षेत्र है ये पूरा ना नीचे साइड बना होता है, यानी ये थोड़ा ना नीचे था और तभी इसको ना निचला शहर बोला जाता है और इसको दुर्ग बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर बना होता है। देखो ये थोड़ा छोटा भी क्षेत्र है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको निचला शहर और इसको दुर्ग बोला जाता था। यानी यहाँ ना थोड़ा ना किलेबंदी साइड थी, यानी बाउंड्री पूरी ना सुरक्षा से थी और ये थोड़ा नीचे था जहाँ आम जनता रहती थी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं आपको समझा रहा था कि दुर्ग दुर्ग पहले हम ना जो मैंने आपको बताया था ना, जो ऊपरी वाला क्षेत्र है तो उसको दुर्ग बोलते हैं। तो पहले हम थोड़ा दुर्ग के बारे में पढ़ लेंगे। बस्ती दो टाइप की बटी हुई थी, एक दुर्ग एक निचला शहर। तो दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जिससे निचला शहर अलग हो। देखो मैंने आपको बताया था ये थोड़ा ऊपर है, इसलिए इसकी ऊंचाई का ये बहुत सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जो वहाँ की संरचना थी ना है वो कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और वो काफ़ी चबूतरों पे बनाई गई थी। और दुर्ग की जो दीवारें थी वो उसको घेरा गया था, दुर्ग को उस दीवारों से बहुत घेरा गया था जिससे निचला शहर अलग दिखाई दे। ठीक है, ताकि वो अलग एक तरह से बोल दिया जाए ना कि बाउंड्री बांट दी गई थी, दुर्ग अलग और निचला शहर अलग। तो फिर हम निचले शहर के बारे में पढ़ेंगे। देखो निचला शहर ना बहुत ही मेन था। अगर देखा जाए निचले शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। निचले शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। यानी काफ़ी सिमिलर था निचला शहर, बट ये थोड़ा नीचे ही था। तो इसको भी ना दीवार से घेरा गया था, इसकी पूरी बाउंड्री को। इसके अलावा कई भवन, जो वहाँ के कुछ कुछ भवन थे ना, यानी घर टाइप मान लीजिए और बड़े बड़े हॉल टाइप, उसको ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। यानी जो कहते नहीं है कि जब घर बनाया जाता है तो नीचे नींव डलती है, तो ऐसे ही ना कुछ मान लीजिए वहाँ पर भी था निचले शहर में। मैं आपको एक बार फोटो के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो जो ये पहले बाउंड्री हो गई, ये सारी दीवार से घेरा गया इसको, ठीक है। और जो यहाँ की बाउंड्री हो गई ये दुर्ग को, और ये बीच में ऐसे करके देखो दीवार है दोनों के बीच में, ये चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई। तो ऐसे ही ना उसमें भी था हड़प्पा सभ्यता में, ये मतलब मोहनजोदड़ो में। अब हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हम आगे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली क्या थी। ये हमेशा आता है पेपर में, 3 नंबर में हमेशा आता है क्वेश्चन, और कभी कभी 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ही 3 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। तो मैं आपको अब जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत ही मेन प्रणाली कहलाती है हड़प्पा सभ्यता की। देखो अब हड़प्पा सभ्यता में ना जल निकास के प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, निचले शहरों की गलियां तथा सड़कें ग्रिड पद्धति से बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई थी, फिर बाद में आवास स्थान यानी घर बनाए गए थे। यदि गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना होता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी मैं आपको फोटो में समझा देता हूँ। देखो पहले ना ये था, इसमें हड़प्पा सभ्यता में ये था कि सबसे ये यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषताओं में से ना एक जल निकास प्रणाली है यहाँ की। तो देखो अब जो निचला शहर था ना वहीं सबसे ज़्यादा घर ही थे, क्योंकि वहाँ आम जनता भी रहती थी।
तो क्या कहा जाता है कि ना जो निचला शहर होता था ना, सबसे पहले ना वहाँ ना गलियाँ और सड़कें बनाई गई थी, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें और गलियाँ। पहले घर नहीं बनाए गए थे, पहले गलियाँ सड़कें और नालियाँ ही बनाई गई थी। तो जो गलियाँ और सड़कें थी ना वो समकोण पर यानी ग्रिड पद्धति पे काटती थी एक दूसरे को समकोण पर। जैसे मान लीजिए देखो, ऐसे कोई गली जा रही है, ऐसे कोई सड़क भी आ रही है चौड़ी, ठीक है, और ये पतली पतली गलियां जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को ना समकोण पर काट रही है ना, ये देखो यहीं काट रही है। तो ऐसी ना हड़प्पा सभ्यता में ना पहले ऐसी पूरी वहाँ की एक कहा जाता नहीं है, पूरी प्लानिंग ये सभ्यता थी, प्लान करा गया था पहले पूरा, फिर ऐसी सभ्यता बसाई गई थी। इसीलिए ना वहाँ कहा जाता है कि पहले ना घर नहीं बनाए गए थे, पहले वहाँ नालियाँ बनाई गई थी, फिर गलियाँ उनके साथ साथ बनाई गई थी और फिर बाद में घर बनाए गए थे, ताकि लोग एक व्यवस्थित तरीके से रह सके। पहले देखो नालियाँ बनाई गई, ठीक है, फिर गलियां बनाई गई उसी के साथ ही, फिर उसके और फिर ना यदि गंदे पानी को, अब देखो घर में से गंदा जो पानी निकलता होगा, वेस्ट मटेरियल वगैरह जो भी है वो नालियों में घुसता होगा, तो नालियों के माध्यम से ना नालियों के माध्यम से ही वो मेन रोड पे चला जाता था, यानी मेन रोड की जो नालियाँ होती थी चौड़ी चौड़ी, उसमें वो चला जाता था। तो ऐसे ही ना कहा जाता है कि ना कम से कम ना जो हर घर थे ना वहाँ के, कम से कम हर घर की ना कम से कम एक दीवार जो थी वो गली से सटा होना आवश्यक था, क्योंकि गली में ही नालियाँ थी। तो इसलिए ना सबसे कहा जाता है कि हर घर की दीवार का कम से कम एक सटा होना आवश्यक था गली से, ठीक है। आप ये फोटो में भी देख लीजिए, देखो ये बीच में नालियाँ हैं, देखो ये नालियाँ जा रही है और ये बाउंड्री हो गई, ठीक है, और यहाँ घर घर है, हर चीज़ की देखो कम से कम एक दीवार सटी हुई है। इसलिए ना ये ऐसी ना पूरी प्लानिंग वाली सभ्यता भी कहलाती है, यानी वो पूरी व्यवस्थित करी गई थी पूरी सभ्यता, ताकि हर चीज़ पूरा मैनेजमेंट के साथ चल सके, ठीक है। ये हमेशा आता है क्वेश्चन 3 नंबर में, तो आप इतना भी लिखेंगे ना आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 के 3 पॉइंट्स। देखो अब हम इतना पढ़ लिए हैं कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी, वहाँ कैसे चीज़, वहाँ निर्वाह के क्या तरीके थे, कृषि के क्या तरीके थे। तो अब हम ना वहाँ के घरों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ घर कैसे बसाए गए थे। थोड़ा ये जल निकास प्रणाली और थोड़ा गृह स्थापत्य से थोड़ा सिमिलर है, इसलिए आप थोड़ा मैच करके चलिए। देखो अब वहाँ ना घरों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ घर कैसे बसाए गए थे। अब हम वहाँ के घर पढ़ेंगे। आपको पहले फ़ोटो में दिख रहा होगा कि यहाँ के घर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आप देख रहे हैं नीचे थोड़ा वरांडा टाइप है, गैलरी, फिर यहाँ जीने जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, फिर उसके ऊपर एक रूम है, फिर ऊपर छत है, जीने बने हुए हैं, और ताकि ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियों के माध्यम से पहले तल या दूसरे तल पे जा सके। और बीच में देखो कोई खिड़की वगैरह नहीं बनी है गैलरी के साइड। और देखो 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर के ऊपर तीसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, और यहाँ अलग से गलियाँ बनाई गई है, जहाँ देखो आप देख रहे हैं कि बैल आ रही है और एक किसान ऐसी जा रहा है बैलगाड़ी पे। और ऊपर ये देखो आप छत पूरी व्यवस्थित करी गई है और साथ में गली बनाई गई है। तो ऐसी ना ये हड़प्पा सभ्यता में भी थे, सेम ही चीज़। ये बिल्कुल वहीं की फ़ोटो ये है ऐसे, बट ये थोड़ी कार्टून में डाली गई है फ़ोटो ताकि आप समझ सकें। और अगर आप थोड़ा पुराने उस टाइम का देखें तो ये वाली फ़ोटो है। इसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट वो वाली क्लियर फोटो जो मैंने आपको दिखाई, देखो यहाँ जलाशय है, फिर यहाँ की देखो गलियाँ जा रही है पतली पतली, ठीक है, और यहाँ देखो छोटी छोटी पानी की, ये देखो ये जा रही है पानी का हर, ताकि हर घर में पानी जा सके यहाँ से। ये बड़ी वो आ रही है नदी यहाँ से, और ये देखो यहाँ से ये गली जा रही है, ये पूरा यहाँ से पूरा ये हड़प्पा सभ्यता का हर क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे ही ना अब हम वहाँ के घरों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के घर बनाए कैसे गए थे, कि वहाँ की संरचनाएं कैसी थी। देखो मोहनजोदड़ो का निचले शहर के घर की वास्तुकला भिन्न थी।
यानी अलग थी। इसमें से कई आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन में ही खाना पकाने, बुनाई तथा अन्य गतिविधियां होती थी, खासतौर पर गर्म और तथा शुष्क के महीने में। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आपको मैंने जैसे बताया कि वहाँ के जो घर थे, ये देखो, यहाँ ना जी सारा बरामदा है ना, ये हर घर में होता था। यहीं पर ना खाना पकाने जैसे अन्य बहुत सारी जो गतिविधियां होती थी ना, वो सब आंगन में ही करते थे। और आंगन में ही करते थे, तो इस वजह से ना इसमें बोला जा रहा है कि ये चीज़ अलग थी बिल्कुल। और खाना पकाने खासकर ये गर्मी और तथा शुष्क के मौसम में बहुत ज़्यादा ऐसी गतिविधियां होती थी। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। मैंने आपको बताया कि वहाँ देखा है अभी कि खिड़की एक भी घर में नहीं दिखाई जाए दे रही, खास तौर पर गैलरी में, जिससे लोगों की गोपनीयता बनी रहती थी। यानी कोई भी आसपास के जो भी जाते थे गलियों में से लोग, ताकि देख ना सके कि वहाँ अगर खिड़कियाँ होंगी तो लोगों की प्राइवेसी नहीं रहेगी, इसलिए ना प्राइवेसी को गोपनीयता बोलते हैं। और देखो, प्राइवेसी नहीं बनी रहेगी, इसलिए ना लोगों ने ना खिड़कियाँ नहीं लगाई गई थी। देखो, सारी चीज़ बिल्कुल सोच समझ के करी जा रही थी, इसलिए ना वहाँ की देखो खिड़कियाँ नहीं बनाई गई थी घर के, मतलब मुख्य जो द्वार होता था, मुख्य द्वार द्वार आंतरिक भाग का अवलोकन नहीं कर सकते थे। यानी जो बाहर के लोग थे वो अंदर की चीज़ों को नहीं देख सकते थे, यानी अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो अंदर नहीं देख सकते थे। हर घर में ईंटों का फर्श बना रहता था और फर्श से बना स्नान गृह होता था, जिसको स्नानगार भी बोला जाता है। कुछ घरों में सीढ़ियाँ उपलब्ध थी, जिसे दूसरे और तीसरे तल पर जा सके। मैंने आपको बताया कि हर घर में वो सीढ़ियाँ भी उपलब्ध थी, ताकि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जा सके। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो हम घर में थे ना, हर घर के कमरे जो होते थे ना, फर्श से बने होते थे, फर्श से बने स्नान गृह होते थे, ताकि लोग वहाँ नहा स्नान कर सकें। ठीक है। कई घर में कुएं होते थे। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है पॉइंट। कई घरों में कुएं होते थे जो बाहरी कक्ष में होते थे, ताकि बाहरी लोग उसका उपयोग कर सके। यानी देखो, हर घर के कुछ कुछ घर थे ना, वहाँ के ना बाहर के साइड ही ना लोगों ने कुएं बना रखे थे, ताकि ना जो बाहर के लोग हैं वो उसका प्रयोग कर सके, ताकि अगर किसी के घर में पानी की सुविधा ना हो तो उस कुएं की सहायता से उपयोग कर सके वो पानी। तो इसलिए ना कहा जाता है कि विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में ना कम से कम जो कुएं पाए गए थे ना, वो लगभग 700 पाए गए थे। उनकी जो संख्या थी 700 थी। और ये बाहरी कक्ष में ज़्यादातर बने होते थे, यानी घर से थोड़ा बाहर। ठीक है, ताकि बाहर के लोग भी उसका उपयोग कर सके। देखो, अब हम इतना पढ़ लिए हैं कि जो मेन चीज़ थी, इतना पढ़ लिए। अब हम थोड़ा ना वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के जो लोग थे ना। अब देखो, हमने मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा सभ्यता की संरचनाएं घर की और वहाँ कैसी क्या कृषि होती थी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के, अब देखो, हर जगह होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोअर क्लास, कुछ अपर क्लास, ऐसे ही ना। ये अभी से नहीं हो रहा, ये पहले से भी हो जा रहा था, ये आज के टाइम से नहीं हो रहा, ये पहले भी था। तो अब हम वहाँ के ना लोगों की सामाजिक विभिन्नताएं, यानी लोगों की वहाँ की स्थिति पढ़ेंगे। देखो, अब सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। वहाँ की शवदान यानी वो कहलाते हैं। देखो, अब कोई भी वहाँ अभी किसी की भी डेथ होती है तो उसको एक दफनाया जाता है, तो वहाँ कहा जाता है उसको ही शवदान। ठीक है, मिट्टी में दफना दिया जाता है, एक ताबूत में बॉडी को रख दिया जाता है और उसको दबा दिया जाता है मिट्टी में। तो ऐसी ना वहाँ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग क्या मानते थे उस चीज़ के बारे में। देखो, हड़प्पा स्थानों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों की गर्तों में दफनाया गया था। यानी मैंने आपको बताया, वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो दफनाते थे लोगों को, यानी किसी की भी डेथ हो जाती थी उसको जलाते नहीं थे, लोग दफना दिए जाते थे। कुछ कब्रों में मृदबान यानी मिट्टी से बने बर्तन तथा आभूषण मिले हैं। महिलाओं के शवाधानों से आभूषण भी मिले हैं। देखो, अब वहाँ की जो बॉडी थी ना, अब देखो, कोई भी राजा या महाराजा मरता था या कोई भी आम जनता मरता था, या कई लोग होते थे कि कुछ जैसे पहले के टाइम में होता था कि लोग मरते थे तो उसकी जो प्रिय वस्तुएं होती थी उसके साथ ही दफना दिए जाती थी। तो ऐसी ना जो वहाँ की कुछ कब्र थी ना, कब्रों में ना मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, और खासकर महिलाओं के जो शवाधान थे ना उसमें आभूषण भी मिले हैं। ठीक है,
इसमें आभूषण भी मिले हैं। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा की खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा आभूषण मिले थे। देखो ये 1980 के दशक में ना एक बार सर्च हो, अभी भी वहाँ ना रिसर्च होता रहता है, बट 1980 के दशक में ना एक रिसर्च में पाया गया कि वहाँ के ना एक पुरुष था जिसको दफना दिया गया था। पुरुष की जो खोपड़ी मिली थी ना, उसके पास ना शंख के 3 छल्ले मिले थे और जैस्पर एक धातु होता है, जैस्पर के मनके मिले थे। मनके वो होते हैं, मनके ना आपको पता है जो मालाएं होती हैं, मोती जो होती हैं, देखो मोती ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, मोती कह रहा हूँ, ये माला ऐसी होती है, बिल्कुल मोतियों से बनी रहती है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए मोती है, ऐसे मोतियों से बनी है। तो जो मोती होते हैं ना, इसी को ही ना मनके बोला जाता है, ठीक है, मनके ही बोला जाता है इसी को। तो मनके भी मिले और तथा आभूषण भी मिले हैं, ठीक है। कई स्थानों पर दर्पण भी मिले, दर्पण यानी मिरर, दर्पण भी मिले हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में कोई भी विश्वास नहीं था। देखो अब वहाँ ना कुछ स्थानों पे ना दर्पण भी मिले, मिरर। ये देखो एक ये तांबे का दर्पण है, ये जो तांबे का दर्पण है यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में मिला था, ठीक है। ये फोटो में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि ये चीज़ है क्या, तो ये तांबे का एक दर्पण है। कुछ स्थानों पर ये दर्पण भी मिला ऐसे। और लेकिन ना कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ना, वहाँ के लोग थे, वो ना जो लग्जरी चीज़ें थी ना, उसको दफनाने में ना कोई विश्वास वो रखते ही नहीं थे। यानी लोग दफनाए अपनी मर्जी से, ना दफनाए तो कोई बात नहीं, यानी वो विश्वास नहीं रखते थे बहुमूल्य चीज़ों को दफनाने में बॉडी के साथ, ठीक है। देखो अब हम विलासिता की वस्तुओं की खोज के बारे में पढ़ेंगे। जो विलासिता यानी लग्जरी चीज़ें की खोज वहाँ कैसे हुई। अब देखो हर चीज़ होती है वहाँ, कुछ लोग अमीर होते ही होते हैं, यानी जो अपर क्लास होते हैं, तो जो आम जनता वो तो इतने लग्जरी चीज़ तो दफना नहीं पाती थी बॉडी के साथ। इसलिए ना लोग वहाँ की कुछ जो अपर क्लास के लोग थे ना, वो जब बॉडी किसी की दफनाते थे तो वो ना कुछ उसकी लग्जरी चीज़ें भी दफना दिए जाते थे उसके साथ। कुछ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेनली अगर देखा जाए तो वो कोई विश्वास नहीं रखते थे, बट अब जिसकी जैसी मर्जी वो कोई दफना दिए जाते थे। पहले वर्ग में प्रतिदिन की उपयोगी वस्तुओं में चक्कियाँ, मृदबान, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुओं सामान्य रूप से बस्तियों में पाई गई। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को महंगे और दुर्लभ मानते हैं। यानी देखो पहले वर्ग यानी इसको अपर क्लास ही मान लीजिए। जो वहाँ की जो अमीर लोग थे ना, वो ना खास कर जो डेली यूज़ में भी वस्तुओं, जो डेली यूज़ चीज़ें होती है जैसे चक्कियाँ हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, सुइयाँ, झावा, ये सब जो चीज़ें थी ना वो भी शामिल थे। इसको भी ना लोग लग्जरी मानते थे। आप ये देखो, इसको भी ना लोग लग्जरी मानते थे, विलासिता। ये वस्तु सामान्य रूप से बस्तियों में पाई गई। बस्ती मैंने जैसे आपको बताया दुर्ग और निचला शहर में पाई गई। और जो पुरातात्विक होते हैं ना, जो इन सब चीज़ों की खोज करते हैं, वो जो मानते, वो उनका मानना है कि जो ये वस्तुएं होती थी ना, और वस्तुओं को महंगे और दुर्लभ मानते थे। यानी जो मैंने आपको बताया जैसे चक्कियाँ हो गए, मृदभांड हो गए, इसको भी लोग लग्जरी मानते थे। और इतिहासकार हो गए, पुरातात्विक, इन सब चीज़ों को वो भी लग्जरी मानते थे क्योंकि उस टाइम ये चीज़ ना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फ्लाइंस, अब हम फ्लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइंस ना एक, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लाइंस ना एक चीज़ होती है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ। एक सेकंड, देखो अब फ्लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइंस एक घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्लाइंस कहलाता है। फ्लाइंस नहीं, इसको फयांस बोलेंगे, फयांस, हाँ फयांस बोलेंगे, फयांस, ठीक है, फयांस बोलेंगे। और देखो अब ना कुछ वहाँ की जो, ये जैसे मैं आपको ये फोटो आपको दिख रही होगी, ये ना ये एक पात्र है, फयांस से ही बनाया हुआ था।
घिसी हुई रेत, यानी वहाँ के ना लोग रेत को और बालू को घिसते थे पहले, और फिर उसको थोड़ा रंग डाल देते थे, और उसको ना एक वो पूरा ना चिपचिपे पदार्थ के साथ मिश्रण करके यानी मिक्स करके एक पकाते थे, और पकाने के बाद जो एक पदार्थ निकलता था उसी को ही फयांस कहलाते थे। फयांस के बारे में ना आता है कि फयांस क्या होता है, तो ये आप डेफिनेशन है फयांस के तो याद कर लीजिए। फ्यांस से बनी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे कई बड़ी वस्तुओं के केंद्र थे। कालीबंगन, यानी कालीबंगन किसको बोले जाते हैं? राजस्थान को। राजस्थान जैसी कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुओं में बिल्कुल नहीं मिले। सोना भी दुर्लभ था तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ कुछ स्थानों पे पाए गए थे फ्यांस से बनी चीज़ें, ठीक है। और देखो हम कालीबंगन यानी राजस्थान में ये चीज़ मिली नहीं, वहाँ की वस्तुओं में जो छोटी वस्तुएं थी वहाँ की, ठीक है, वहाँ मिली नहीं ये सब चीज़ें। तो अब लोग मानते थे, लोग क्या वहाँ के पुरातत्व मानते हैं अभी भी कि सोना जो होता था, देखो आज जैसे कीमती है सोना बहुत ज़्यादा, गोल्ड उस टाइम पे भी ना लोग मानते थे कि सोना भी ना बहुत ही दुर्लभ और संभवतः कीमती था सोना, यानी बहुत महंगा था। जैसे आज है वैसे उस टाइम में महंगा, इसलिए। और ये फोटो ये फैन से बने एक पात्र की है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको मैं एक अलग से बताऊंगा अगले पार्ट में कि जो मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के जैसे कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली, ऐसे कुछ जो जो क्षेत्र है ना उनको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, तो मैं आपको एक अलग से इसमें बता दूंगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देखो आज हमने इतना पढ़ लिया फ्यांस विलासिता की वस्तु। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि जो वहाँ की शिल्प उत्पादन थी, यानी जो शिल्प होती है चीज़ें, जो एक धातु होता है, वहाँ कैसी चीज़ें क्या बनती थी, औजार, मनके, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।